ये जो हमारी पॉलिटी की क्लास है आज, ये है क्लास नंबर 7 और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम शेड्यूल्स को, कि जितने भी जो शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, टोटल जो है वो 12 शेड्यूल्स है। और पहले जो है वो ओरिजिनली 8 थे और उसके बाद जो है वो न्यू जो है वो यहाँ पर ऐड हुए हैं। उनको हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे कि किस शेड्यूल में जो है वो क्या है और किस तरह से पढ़ा जा सकता है। ठीक है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है आज हम इसको भी जो है वो साथ में जो है वो कवर करेंगे, कि क्या क्या फीचर है, इंडिया ने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया। और साथ में इंपॉर्टेंट फैक्टर देखेंगे इसको प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर करके, कि प्रेसिडेंट वाले में क्या फीचर है और जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या फीचर है। इंपॉर्टेंट है। प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन जो है वो इससे बनते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम से। शेड्यूल सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ये आता है कि टोटल जो है वो 12 शेड्यूल्स है। ठीक है। इसमें ये है क्या शेड्यूल एक्चुअल में? शेड्यूल जो है वो एक तरह से क्या है, अगर हम बात करें कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले तो याद रखना कि ये जो है वो एक तरह से इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट हमारे संविधान का, पहला पॉइंट। दूसरा जो हमें याद रखना है वो ये कि शेड्यूल क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एज अ रेफरेंस, कि अगर हमें पूरा संविधान नहीं देखना है, अगर हमें संविधान को इजीली समझना है, ठीक है, इजीली रिवाइज करना है कि संविधान में है क्या, प्रेम्बल के बाद दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास होता है वो आता है शेड्यूल्स। कि ये 12 शेड्यूल्स है, इस 12 शेड्यूल में जो है वो ओवरऑल कौन कौन से आर्टिकल्स होंगे, किस तरह से जो है वो हमारे जो संविधान के आर्टिकल्स हैं और किस तरह से वो अरेंज है, वो सब इसमें मेंशन कर रखा है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया यहाँ पे कि मान लीजिए हमें अमेंडमेंट करनी है। अब अमेंडमेंट हमें करनी है तो उसके लिए हम आर्टिकल्स को नहीं छेड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए शेड्यूल को ऐड कर देंगे या शेड्यूल में ही कोई चेंजेस ला देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने जब बात की लोकल गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट के केस में हम ना संविधान में अमेंडमेंट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर संविधान में अमेंडमेंट करते तो हमें बहुत सारे आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करनी पड़ती, बहुत सारे आर्टिकल्स को जो है वो छेड़छाड़ करनी पड़ती। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एक 11th शेड्यूल ऐड कर दिया और साथ में ये कह दिया कि ये आर्टिकल्स जो है वो इससे लिंक करते हैं। ठीक है। जैसा 243 जो है वो आपका पंचायती राज से लिंक करता है और लोकल गवर्नमेंट का आर्टिकल है, तो हमने फिर इसको वहां पे लिंक कर दिया। हमने यहाँ पर जो है वो 29 सब्जेक्ट्स को दे दिया और बोल दिया कि ये जो है वो आपके लोकल गवर्नमेंट के हैं इन केस ऑफ रूरल एरियाज। हम्म, ये हो गए हमारे शेड्यूल्स। तो मेनली इनका काम जो है वो आसान बनाना संविधान को। संविधान एक कॉम्प्लेक्स, संविधान के आर्टिकल्स। अब अगर हमें मान लीजिए हमें जो है वो ये बात ये डिस्कस करना है कि इंडिया स्टेट्स और टेरिटरीज कितनी है, तो अब हम ये तो ना किसी को बोलेंगे कि आर्टिकल 2 में इतनी स्टेट्स बनाई थी, आर्टिकल 3 में इतनी स्टेट्स बनी और अभी इतनी है। हम सीधा कहेंगे कि शेड्यूल 1 में जो है वो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो मतलब हमने क्या कर दिया, इजी बना दिया। अब हम देखो, ओथ एंड अफर्मेशन का केस या फिर सैलरी एंड अलाउंसेस का केस, अब हम सबको थोड़ी ना बोलेंगे यार कि प्रेसिडेंट की सैलरी इस आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है, या फिर सीएजी को अलाउंसेस हम इस आर्टिकल के अंडर दे रहे हैं। हमने सीधा बोला कि शेड्यूल सेकंड जो है वो ओथ एंड अफर्मेशन के साथ लिंक, सॉरी, सैलरी एंड अलाउंसेस के साथ लिंक करता है। समझ आ गया? हाँ जी। देन उसके बाद नेक्स्ट जो फर्स्ट शेड्यूल है यहाँ पे, फर्स्ट शेड्यूल में आपका जो आता है स्टेट्स, कि कितनी स्टेट्स है और कितनी यूटी है। भारत का जो टेरिटरी है वो कितना है, तो 28 यहाँ पर स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो 8 है। एक। उसके बाद दूसरा जो शेड्यूल आता है उसमें आता है पैसा। इसको सिंपल याद करने का ट्रिक यही है कि 2 नंबर में आता है सारा का सारा पैसा। तो जो यहाँ पर पैसा आ रहा है जिसके लिए, जिसमें यानी कि आपके जो है वो अलाउंसेस वगैरह इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये प्रेसिडेंट, याद रखना प्रेसिडेंट, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात नहीं की गई है। हाँ यहाँ पे जी। प्रेसिडेंट इंक्लूडेड है, यहाँ पे गवर्नर्स इंक्लूडेड है, ठीक है, यहाँ पे स्पीकर इंक्लूडेड है, यहाँ पे डिप्टी स्पीकर। अब ये जो डिप्टी स्पीकर है ये लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इन दोनों का होगा, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों। वहीं अगर हम बात करें डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन, ये राज्यसभा के केस में होगा, राज्यसभा। तो यहां पर राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है। तो उस केस में जो है वो यहां पर ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई होता है।
तो यहाँ पे चेयरमैन ही उसको अलाउंसेस मिल रहे हैं, एज अ वाइस प्रेसिडेंट नहीं। पहला। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं जजेस। अब जजेस भी यहाँ पर कौन आते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेस। यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेस जो है वो यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। ये भी क्लियर हो गया। हाँ जी सर। और एक और इसमें आता है, वो आता है सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी कैग भी इसको पढ़ते हैं, और इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 148। ओके। ये याद कर लो, आर्टिकल यस। 148 नेक्स्ट टाइम कभी भी पूछ सकता हूं, तो ये याद होना चाहिए। 148 से 151 तक जो है वो सीएजी से लिंक करता है। ये जो है वो जितने भी अकाउंट्स हैं उनको सबको ऑडिट करता है, सेंटर और स्टेट दोनों के। सर वो है ना अभी मुर्मू, हाँ, जीसी मुर्मू। गिरीश, हाँ हाँ, जीसी जीसी मुर्मू। मुर्मू, गुड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीसीएम याद रख सकते हैं इसको। ठीक है। और देन उसके बाद आता है शेड्यूल थर्ड। अब शेड्यूल थर्ड में क्या इंक्लूड होगा? शेड्यूल थर्ड में इंक्लूड होगा शपथ। पैसा, 2 नंबर का पैसा मिलने के बाद शपथ ली जाती है। अभी हम इसको समझ रहे हैं सिर्फ कि पैसा मिला, उसके बाद हमने शपथ ली। ओथ एंड अफर्मेशन, किस किस के ओथ एंड अफर्मेशन यहाँ पर हो रहे हैं? मिनिस्टर्स के। अब मिनिस्टर्स में इंक्लूड हो रहे हैं, देखो, एमपी और एमएलए दोनों, इन दोनों की ओथ हो रही है। साथ में यहाँ पर जजेस, जो जजेस हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के भी ओथ हो रही है। प्लस साथ में सीएजी की ओथ भी होती है। तो ये जो ओथ एंड अफर्मेशन आ रही है आपकी, आ रही है थर्ड में। उसके बाद फोर्थ जो शेड्यूल है, इसमें ऐड होती है कि सीट्स टू द राज्यसभा। राज्यसभा के लिए सीट्स कहां से होगी? राज्यसभा के लिए सीट्स जो, स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे। हाँ, जो स्टेट लेजिस्लेचर है। और स्टेट लेजिस्लेचर से हम ये कहते हैं ना कि हमें वहां पर सीट चाहिए, तो हम जैसे हमारे यहाँ से हिमाचल प्रदेश से अगर हम बात करें तो 3 सीटें हैं राज्यसभा के लिए। तो ये जो यहाँ पर क्या होते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा। तो उनके लिए जो सीट एलोकेशन है वो जो है वो शेड्यूल 4 के अंदर की गई है। और यहाँ पर याद रखना कि ये जो सीट्स अरेंजमेंट है वो अनइक्वल है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। 6 साल के लिए जो है वो कोई भी पर्सन जो है वो राज्यसभा का मेंबर बनता है, और इसमें जो है वो रिटायर्ड होता है मेंबर, और उसको हम राज्यसभा के साथ पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। देन उसके बाद आता है शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में जो है वो यहाँ पर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है शेड्यूल एरियाज की और ट्राइबल एरियाज की। इसमें जो है वो शेड्यूल 5 में जो है वो यहाँ पर 10 स्टेट्स इंक्लूड होती है, 10 स्टेट्स। और ये 10 स्टेट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहो उसके, अगर आप नोट्स बना रहे हो। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। सर फिफ्थ में? हाँ जी, 5th में। अच्छा। तभी तो कह रहा मैंने हूँ, साथ में साथ ये में साथ में नोट्स तीन। बना लो, ये बहुत आगे वाला टॉपिक मैं आपको साथ में ही कवर करवा रहा हूँ। ठीक है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इसमें ना ये जो एडवाइजरी काउंसिल होती है ये 20 मेंबर होते हैं इसमें। ये ट्राइबल एरिया, एक तरह से ना ये ट्राइबल एरिया में सेल्फ गवर्नमेंट का रूल है कि अच्छा। ट्राइबल एरिया को खुद गवर्न किया जा सकता है, कि अगर कोई भी कानून ट्राइबल एरिया के रिगार्डिंग बनाना है तो आपको इस एडवाइजरी काउंसिल से पूछना पड़ेगा, तभी आप उस एरिया को बना सकते हो। अदरवाइज उस एरिया के लिए रूल आप नहीं बना सकते अगर ये मना कर देते हैं। और ये वहां के लोग इलेक्ट करते हैं, और वहां के लोग ही जो है वो इसको अपॉइंट करते हैं। इसमें जो 10 स्टेट्स है उसमें हिमाचल भी इंक्लूड होता है। ठीक है, याद रखना, हिमाचल और भी इसमें जो है वो स्टेट्स जो है वो इंक्लूड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 10 शेड्यूल के रिगार्डिंग। इसमें जो आपका ट्राइबल एरिया है उसको जो डिक्लेयर करता है वो करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा। किसी भी ट्राइबल जो आपकी ट्राइब है ना, किसी भी ट्राइब को डिक्लेयर किया जाता है तो वो डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। ठीक है। और इसमें जो स्टेट्स इंक्लूड होती हैं उसमें आपको याद रखना है, एक तो हिमाचल प्रदेश हो गया, देन उसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, CHH से लिख रहा हूँ छत्तीसगढ़ को। ठीक है। और गुजरात, गुजरात इसका पार्ट है। गुजरात, अगर उसके बाद आता है झारखंड, झारखंड भी इसका पार्ट है। मध्य प्रदेश इसका पार्ट है। मध्य प्रदेश के साथ अगर हम बात करें, उड़ीसा इसमें आता है, राजस्थान इसमें आता है, और तेलंगाना। तो देखो, हिमाचल प्रदेश एक, आंध्र प्रदेश,
छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। तीन, तीन 6 और 3 9, और एक स्टेट इसमें और आती है, वो आती है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र क्यों, उड़ीसा क्यों, तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु, तेलंगाना क्यों, या राजस्थान गुजरात क्यों? तो ये इसलिए क्योंकि ये बात ध्यान में रखना कि सिर्फ यही जो है आपके लाइक इसमें कुछ एक सिटीज ही जो है वो डेवलप्ड है, बाकी रीजन जो है वो ट्राइबल एरिया है। ये आपको क्लियर होगा, पता होगा। जैसा फॉर एग्जांपल एक महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, तो कुछ बड़ी सिटीज ही जो है वो रिच सिटीज है, लेकिन उसके बाद हिमालय जो महाराष्ट्र है वो मोस्टली ट्राइबल एरिया है, वहां पे ट्राइब्स भी बहुत ज्यादा है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल में जो है वो 4 स्टेट्स इंक्लूड होती हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये स्पेशल शेड्यूल इन अलग, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं ये, और इनके लिए एक अलग से शेड्यूल बनाया गया। अब यहाँ पे जिस तरह से ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है ना, यहाँ पर होती है ऑटोनॉमस काउंसिल, और ये ऑटोनॉमस काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं। ये स्पेशल जो है वो शेड्यूल है रिगार्डिंग दी स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 स्टेट्स का नाम याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट जो है वो किसका मेंबर है या नहीं है। फिफ्थ में कौन आ रहा है, सिक्स्थ में कौन आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर और आता है कि ये जो 30 मेंबर है, इसमें से 4 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं, बाकी 26 इलेक्टेड होते हैं। लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया, और साथ में ये भी कहा गया कि अगर कोई भी कानून बनता है तो कानून जो है वो मॉडिफाई जो है वो इस काउंसिल के थ्रू होता है। ये काउंसिल डिसाइड करती है कि किस तरह से कानून को इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि ये स्पेशल जो है वो स्टेटस देता है कुछ एक रीजन्स के लिए। देन उसके बाद आता है 7th शेड्यूल, जहां पे भी डाउट होगा पूछ लेना। 7th शेड्यूल में जो है वो 3 लिस्ट आती है, ये एक फेडरल पार्ट से लिंक करता है। और अगर हमें 7th शेड्यूल को अमेंडमेंट करनी है 7th शेड्यूल में, तो मुझे बताओ कि वो सिंपल मेजोरिटी से होगी या स्पेशल मेजोरिटी से होगी, और उसका प्रोसीजर क्या होगा? सर फिर से बोलो क्वेश्चन। 7 शेड्यूल में अगर 7th शेड्यूल जो है वो फेडरल सिस्टम है, हाँ तो अब जी, मुझे बताओ कि यहां पर अगर अमेंडमेंट करनी है 7th शेड्यूल में, तो वो किस तरह से होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा? बहुत अच्छे से डिस्कस किया है हमने इसको कल हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। ओके। देखो, जब भी हमें कोई ऐसे पार्ट को अमेंड करना है संविधान के जो स्टेट के साथ भी लिंक करता है, तो उस केस में हमें स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए होती है, हाँ जी, और रेटिफिकेशन के केस में हम फॉलो करते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी वाला केस आता है, प्लस यहां पर हमने कहा है कि हमें जो है वो मोर देन हाफ जो है वो हमें स्टेट की परमिशन भी चाहिए, स्टेट की रेटिफिकेशन भी चाहिए। तो तभी जो है वो हम या जो है वो स्टेट लिस्ट या फिर फेडरल स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग कुछ भी अमेंडमेंट कर पाएंगे। ओके। ठीक है, और यहाँ पर अमेंडमेंट हो रही है संविधान में, इसलिए, और संविधान में अगर अमेंडमेंट करनी है तो हमें स्पेशल मेजोरिटी जो है वो यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। तो स्पेशल मेजोरिटी फेडरल केस में भी इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से बनता है एग्जाम में कि कौन से केस में सिंपल हो रही है और कौन से केस में फेडरल हो रही है। अगर हम कोई नई स्टेट को एस्टेब्लिश करते हैं तो उस केस में कौन सी अमेंडमेंट होती है? सर सिंपल। सिंपल, अच्छा, हाँ सिंपल। सिंपल मेजोरिटी। अब उसके बाद यूनियन लिस्ट में अगर हम यहाँ पर बात करें, ये लिस्टें हैं, और इस लिस्ट में जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये जो याद रखना है वो ये कि यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे जिसमें जो है वो तो नेशनल इंपॉर्टेंस होगी, और इसके रिगार्डिंग जो कानून बनाएगा वो बनाएगा सेंटर। सिर्फ सेंटर के पास ये अथॉरिटी होगी इस केस में कि वो कानून बनाएगा। और यहाँ पर यूनियन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये वाले जो है वो नेशनल सिक्योरिटी, ये सब फैक्टर जो है वो यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं जिसमें सिर्फ स्टेट कानून बना सकता है,
जैसे लोकल गवर्नमेंट, तो जो लोकल गवर्नमेंट है उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी कानून बनाना है तो वो पावर जो है वो किसके पास होती है, स्टेट के पास। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अगर पंचायती राज के रिगार्डिंग कोई कानून बनाना है तो उसकी पावर किसके पास होती है, उसकी पावर होती है सेंटर के पास या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास या गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास। तो वो पावर जो होती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी गया, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देन उसके बाद यहाँ पर हमें जो और पॉइंट याद रखने हैं कि हेल्थ हो गया हमारा, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें पुलिस, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की पुलिस होती है, हेल्थ, पुलिस और लोकल गवर्नमेंट, ये जो है वो आपका स्टेट लिस्ट में आता है। इस तरह के सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट में इंक्लूड होते हैं। देन उसके बाद आती है कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट हो गई जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का जो है वो यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से राइट होता है कि वो कानून बना सकते हैं। यहां पर जो सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं उसमें सबसे पहला आता है एजुकेशन, दूसरा उसमें आता है आपका यहाँ पर जो अगर हम बात करें मैरिज। एजुकेशन से ही हम इसको समझ लेते हैं। अब देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी हाँ जी सर। 2020 की, उसको किसने लाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हाँ जी। अब सेंटर ने एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ गई, उसके बाद स्टेट्स को बोल दिया कि आपकी मर्जी है, आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो या नहीं। तो दैट मीन्स वो कनकरेंट का है कि कनकरेंट के सब्जेक्ट पर अगर वो कानून बन रहा है तो उसमें जो है वो जो है क्या होगा आपका, दोनों सेंटर बना देगा, उसके बाद स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको इंप्लीमेंट करे। ये ना भी वो कर सकते हैं, अगर वो स्टेट बोलते हैं कि नहीं सर जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो अच्छा है, मैं पिछले वाली ही फॉलो करूंगा, ये भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि जब अगर कोई सेंटर कानून बनाती है तो स्टेट को उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और एक बात और ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल लाइक एजुकेशन को ही समझते हैं। एजुकेशन के केस में स्टेट ने भी कानून बना दिया और सेंटर ने भी कानून बना दिया। अब उस केस में किसका कानून इंप्लीमेंट होगा, क्या लगता है आपको, सेंटर का इंप्लीमेंट होगा या स्टेट का इंप्लीमेंट होगा? सेंटर। सेंटर का। तो याद रखना कि हमेशा जब भी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनेगा तो सेंटर का कानून जो है वो सुप्रीम होगा, वो जो है वो प्रिवेल करेगा इन केस ऑफ द, अगर दोनों जो है वो सेम कानून बना देते हैं। क्लियर? देन उसके बाद यहां पे हमें जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो याद रखने हैं रेसिडुअल के। ऐसा कानून, ऐसा सब्जेक्ट या तो वो इस शेड्यूल में नहीं है, ये तीनों यूनियन, सेंटर और स्टेट, इनमें नहीं है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट इसमें नहीं है, या फिर वो रेसिडुअल है, तो उसके रिगार्डिंग जो पावर बनाने की पावर होगी, वो जो कानून बनाने की पावर होगी वो सिर्फ सेंटर के पास होगी। स्टेट उस पे पावर, स्टेट के पास उसके पास में कोई पावर होगी नहीं, उसमें कानून सिर्फ सेंटर सरकार ही बना सकती है। ये क्लियर? फिर से बताओ रेजिड्यूरी पावर क्या हुई? देखो मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट हो गया जो ना तो यूनियन में है, जो ना तो स्टेट में लिस्ट में आता है और जो ना तो सेंट्रल लिस्ट में आता है। अब उसके ऊपर कानून बनाना जरूरी है, और उसके ऊपर कानून बनाने की जो पावर होगी, फिर वो पावर किसके पास होती है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास, ठीक है। वो स्टेट के पास नहीं होगी। जैसा फॉर एग्जांपल एक आर्मी हो गई, अब आर्मी शेड्यूल्स में है नहीं, लिस्ट में नहीं है, लेकिन उसके रिगार्डिंग कानून बनाने की पावर सिर्फ सेंटर के पास ही है, स्टेट की अपनी कोई आर्मी है ही नहीं। राइट। समझ आ गया? ठीक है। फिर उसके बाद आता है 8th शेड्यूल। इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया और हम इसको क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओरिजिनली कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी? सो 14। हाँ, तो याद रखना कि ओरिजिनली जो है वो 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, अभी जो है वो 22 हो गई है। 22 है सर। हाँ ठीक है। और ये जो 8th शेड्यूल है, दैट मीन इससे हमें पता चलता है कि शेड्यूल्स को भी अमेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेजेस थी, तो सबसे पहले ऐड की गई थी सिंधी, और सिंधी को ऐड किया था कौन सी अमेंडमेंट से? सर 21st। 21st अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 1967 में। ठीक है। अब उसके बाद जो याद करने का तरीका है, उसके बाद है कोंकणी, मैथिली और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये जो तीन है ये ऐड की थी हमने 71st अमेंडमेंट एक्ट से। कब, कौन से ईयर में? 1992 में। 70। देन उसके बाद नेक्स्ट आती है बोडो, ठीक है, यहां पर डोगरी, मैथिली और संथली, ये चार जो है वो हमने ऐड की है 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में।
अब देखो इसको याद करने का तरीका सबसे बेस्ट, सिर्फ पहला याद रखना, सिंधी सबसे पहले ऐड की गई थी 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। 71st से ऐड किया था ये आपका यहाँ पर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 71st 1992, 92 को याद रखना, यहाँ पर नेक्स्ट 92 की अमेंडमेंट है। तो एक 92 ईयर हो गया, एक 92 अमेंडमेंट हो गई 2003। देन उसके बाद आता है नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। जो पहली अमेंडमेंट हुई थी उससे जो है वो नाइन्थ शेड्यूल को ऐड किया गया था 1951 में। इंपॉर्टेंट है। और जो नेहरू गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको ऐड किया था। और ऐसा क्यों किया गया था बताओ मुझे, क्योंकि मैं आपको उसको बता चुका हूं कल। सर कल, हाँ जी, वो शंकरी प्रसाद केस जो था, गुड। जिसमें जमींदारी सिस्टम को वो किया था, अबॉलिश किया था। ओके। और वहाँ पे ज़रूरत थी कि एक मतलब लैंड रिफॉर्म्स के लिए कुछ रेगुलेशंस आए। हाँ जी। तो मतलब ये हम चैलेंज नहीं कर सकते, कुछ ऐसा बताया था। हाँ कोशिश करो तभी बता पाओगे। मतलब वो जुडिशियल रिव्यू अलाउड नहीं है इन पे। ओके नाइस। हाँ सही अच्छी बता रही हूँ कि गलत बता रही हूँ? नहीं, कोई सही है कि नहीं, अच्छे फर्स्ट। बता रहे हो तभी तो डिस्कस कर रहा हूँ मैं। और हाँ सर, यही था नाइन्थ। एक तो जमींदारी वाला पॉइंट बताया था आपने, हम्म। और ये मतलब जो शंकरी मतलब वो जुडिशियल रिव्यू, मतलब कुछ चीज़ों को नहीं चैलेंज किया जा सकता, नॉट ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। कोई और फिर एक पॉइंट? राइट वाला भी था, केशव नंदा वाला केस जो था, कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर चैलेंज किया गया तो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हम्म। तो बेसिकली नाइन्थ शेड्यूल जो है उसमें मेनली ये कहा गया जब इसको ऐड किया गया कि जो भी कानून इसमें ऐड कर दिया जाएगा वो ये जो कंसेप्ट है ना जुडिशियल सुक्रेनिटी का या जुडिशियल रिव्यू का, उससे बाहर हो गया, उससे बच जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी नाइन्थ शेड्यूल भी जो है वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। ये हाँ जी पहले था सर, ये सिर्फ भी थोड़ा केशवानंदा समझने के भारती लिए। केस से पहले पहले। हाँ जी नाइन। सर, हाँ जी। क्या बोला सर अभी आपने, कौन से दिन से पहले पहले? 1973 से पहले पहले जो हम्म। ये अभी ये कहा गया, देखो मैं आपको समझाता हूँ इसको, पहले हम शेड्यूल को समझ लेते हैं। नाइन्थ शेड्यूल में जब क्या हुआ कि जब ये ऐड किया गया तो मेनली क्या था कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना था। हम सिर्फ जमींदारी सिस्टम से ही समझेंगे इसको। अब जमींदारी सिस्टम का मतलब क्या हो गया? राइट टू प्रॉपर्टी। हम्म। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जमींदार के पास भी राइट टू प्रॉपर्टी है और गरीब के पास भी राइट टू प्रॉपर्टी है। अब उस केस में गरीब को जमीन देनी बहुत जरूरी थी क्योंकि हमें एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म्स करने हैं। तो इनका राइट टू प्रॉपर्टी हटाना था जमींदारों का। अब जमींदारों का राइट अगर हटाना है तो हमें संविधान में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, मतलब हमें फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करते हैं और किसी का राइट हटाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से बचाने के लिए हमने क्या किया कि जो जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया, अबॉलिशमेंट का जो एक्ट था उसको नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया और बोला कि ये नाइन्थ शेड्यूल में चल गया है, तो इसलिए जो जो भी सब्जेक्ट नाइन्थ शेड्यूल में जाएंगे वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट नहीं होंगे, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे एक ईयर आता है केशवानंदा भारती केस का, जिसमें यह कहा गया है कि केशवानंदा भारती केस से पहले पहले जितने भी एक्ट बने होंगे जो नाइन्थ शेड्यूल में ऐड किए वो चैलेंज नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद अगर कोई नाइन्थ शेड्यूल में डाला जाता है तो वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट होगा, उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा। समझ आ गया? हाँ जी। देन उसके बाद आता है टेंथ शेड्यूल। टेंथ शेड्यूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, काफी बार डायरेक्ट जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट से। तो जो ये आपकी 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1985 में, इससे जो है वो एक शेड्यूल ऐड किया गया था टेंथ शेड्यूल में, जिसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इस शेड्यूल में ये कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ।
डिफेक्शन मतलब दल बदलू की सरकार, ऐसा होता है ना कि दल बदल जाते हैं, जैसा अभी हाँ जी, हिमाचल के केस में हुआ है। हाँ जी। तो यहां पर जो डिफेक्शन होती है उसकी पावर जो है वो स्पीकर के पास होती है। स्पीकर को ये ध्यान रखना होता है कि फॉर एग्जांपल लाइक कि मैं कोई पार्टी से जीत कर गया और उसके बाद मैंने वहां जाके पार्टी बदल दी, तो उस केस में मैं जिस पार्टी से जीता था, ठीक है, लोगों ने तो वैसे वोट किया था, उसके अकॉर्डिंग वोट किया था, तो वो एक तरह से जो है वो फेयर फेयर सिस्टम नहीं होता, और मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो जब मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन करूंगा तो ये मेरे केस पर लग जाएगा जो है वो डिफेक्शन का, और मुझे जो है वो अपनी एमएलए वाली सीट से खोनी पड़ेगी, स्पीकर जो है वो मुझे बाहर निकाल देगा। अच्छा, समझ आ गया? ठीक है, ये एमएलए और एमपी दोनों के केस में होता है। ठीक है, तो जिस पार्टी से आप जीते हो उसी पार्टी में आपको रहना पड़ता है, अगर आप दूसरी ज्वाइन करते हो तो फिर आप गए। ये ठीक है। इंपॉर्टेंट है काफी। देन उसके बाद आता है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल लिंक करता है पंचायती राज के साथ, और इसको ऐड हुँ, किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, 32। लोकल गवर्नमेंट एट रूरल लेवल। और इसको एक और भी कंसेप्ट कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। हुँ, ठीक है, ये याद रखना। और इसमें एक ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा होती है ना इसमें वो किसका हाँ जी सर, एग्जाम्पल है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। तो यहाँ पर जो है वो कितने यहाँ पर जो सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, ठीक है, वो याद रखना, वो 29 सब्जेक्ट आते हैं इसमें। 29 सब्जेक्ट में आता है जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स हो गया, आपको लैंड रिफॉर्म्स अगर करने हैं, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड हो गया, और साथ में एग्रीकल्चर या फिर लैंड जो है वो आप लैंड मेजरमेंट रिगार्डिंग जो है वो सिस्टम यहाँ पर इंक्लूड होता है। ये सब्जेक्ट याद रखने इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, बस पता होना चाहिए नॉर्मली। इंपॉर्टेंट है 11th शेड्यूल, और एक अमेंडमेंट कौन सी हो रखी है, और ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल जो है वो है। देन उसके बाद आता है 12th शेड्यूल। 12th जो शेड्यूल है इसको ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट से। हमारे संविधान में जो हुई थी 74, उससे जो है वो इसको ऐड किया गया। 1992 में ये ऐड हुई थी। और यहां पर हम लोकल गवर्नमेंट दे रहे हैं कहां पर? एट अर्बन लेवल या अर्बन एरियाज में जो है वो हम यहाँ पर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। इसमें क्या था? अर्बन अर्बन जिला परिषद, ठीक है, फिर उसके बाद काउंसिल, और फिर वो जो है वो कॉर्पोरेशन, इस तरह से है ना, ये डिवाइड होता है कि हाँ जी, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, वो जो सब सिस्टम है यहाँ पर आता है। तो ये थे हमारे 12th शेड्यूल इसमें। और 12th शेड्यूल में जो है वो आपका ऐड होता है 18th सब्जेक्ट। यहाँ पर 18 सब्जेक्ट है, जिसमें इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखने हैं, ठीक है, जो हम इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। एक तो टाउन प्लानिंग हो गया कि टाउन प्लानिंग जो है वो चली है। दूसरा यहाँ पर जो है वो अर्बन प्लानिंग को हम ऐड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो अर्बन लैंड है, जो अर्बन एरिया की जो जमीन है, उसके रिगार्डिंग जो रेगुलेशंस होगी वो इसमें ऐड होगा। क्लियर? 12 ओके, शेड्यूल। एक बार सारे के सारे शेड्यूल रिपीट करो आप भी। ठीक है सर। सर फर्स्ट शेड्यूल हो गया हमारा फॉर द यूनियन ऑफ जिसके अंदर मतलब इट कंटेन नेम्स ऑफ ऑल आवर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। ठीक है, सेकंड। सेकंड इज वही 2 नंबर का पैसा ये लाइक तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट की बात की थी लेकिन नॉट वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। और मतलब फिर गवर्नर हो गए, स्पीकर हम्म। लोकसभा, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हाँ जी। और हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के भी हाँ। स्पीकर एंड चेयरमैन एंड डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी चेयरमैन हो गए, है ना? ठीक है। फिर जजेस आ गए और सीएजी आ गया। ओके। ठीक है। फिर थर्ड हो गया वो शपथ वाला, ओथ्स एंड ओथ एंड एफर्मेशन। अफर्मेशन। ठीक है। फिर इसमें मिनिस्टर्स और ऐड हुए, ओके। स्टेट वाले भी और सेंटर वाले भी, हाँ जी। है ना? ठीक है। फिर फोर्थ फोर्थ में है हमारा क्या था फोर्थ? हाँ, फोर्थ आएगा याद। इसमें स्टेट्स थी वो
10 ट्राइबल एरियाज नहीं वाला। नहीं 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 नहीं। नहीं, वो वो, फिफ्थ था, सॉरी हाँ, सॉरी, फिफ्थ था वो। 5 into 10 याद रखो ना, 5 into 10, फोर्थ 5 क्या इंटू था? टू 10। अब याद रहेगा, 10 states, फिफ्थ शेड्यूल। हाँ नहीं, वो तो 10 स्टेट्स तो याद रहेगा। फोर्थ क्या था? स्टेट्स की रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा। हाँ, राज्यसभा, यस, ठीक है। अब फिफ्थ हो गया हमारा ये ट्राइबल एरियाज वाला, जी। फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ जहाँ जी। पे काउंसिल होती है, ट्राइबल एरिया काउंसिल, हाँ जिसमें जी। 20 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। और जो 10 स्टेट्स हैं, हम्म। वो, जिसमें हिमाचल भी वन ऑफ देम है। फिर गुजरात, अभी सारे स्टेट्स नहीं आ रहे याद, में महाराष्ट्र, झारखंड, और उड़ीसा। आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़। राजस्थान। छत्तीसगढ़, राजस्थान। ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट। आ गया नेक्स्ट सिक्स्थ शेड्यूल, हम्म। उसमें है ये आपके नॉर्थ ईस्ट वाले ATMM, हम्म। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, है ना। ठीक है। ये हो गए आपके, इसमें यहाँ पे काउंसिल का नाम था ऑटोनोमस काउंसिल, हम्म। जिसमें 30 मेंबर्स हैं। ठीक है, उसमें टू प्रमोट देम टू बी पार्ट ऑफ, वो 26+4 है वो, मतलब 4 नॉमिनेटेड और बाकी इलेक्टेड ओके। मेंबर। फिर सेवेंथ शेड्यूल है। सेवेंथ में वो थी लिस्ट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, कौन किसका कानून बनाएगा। ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स जो यूनियन के पास है, कुछ स्टेट, और कुछ जो कंकरेंट है। हाँ जी। फिर एट्थ तो हमारा लैंग्वेज वाला है, जिसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। हम्म। ठीक है। फिर फिर कौन सा है, फिर नाइन्थ में है हमारा ये वाला जो अभी बताया कि द लॉज बिफोर 1973 आर नॉट अप फॉर जुडिशियल रिव्यू। आर एग्जाम्पल, जमींदारी सिस्टम was there before and not now, हम्म। to right to property वाला। और आफ्टर 1973 केशवानंदा केस के बाद वो हो गया ओपन फॉर रिव्यू है ना। ठीक है। फिर टेंथ टेंथ था वो वाला, टेंथ क्या था जिसमें, हाँ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई गलती करता है, तो मतलब डिफेक्शन हम्म। है, तो दे कैन बी, मतलब पावर विद द स्पीकर टू रिमूव देम, है ना। ओके। तो अमेंडमेंट नहीं याद, सब 52 लिखा है इसमें, हाँ, 52nd 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है। फिर 11th तो लोकल गवर्नमेंट एट रूरल लेवल, है ना। हम्म। ये हो गया। ये था 73rd से 1992। हम्म। और लास्ट हमारा 12th वाला वो है फॉर म्युनिसिपैलिटीज, हम्म। वो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से है। ठीक है जी। ठीक है। इसमें 18 सब्जेक्ट्स, अच्छा, इसमें 18 सब्जेक्ट आते हैं और पहले वाले में 11th शेड्यूल में आते हैं आपके 29। 29 सब्जेक्ट्स, जो हमें याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना, ठीक है। तो सबसे पहले ये याद रखना कि डेमोक्रेसी जो है, हमने पढ़ा था दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी जो है वो दो कंसेप्ट आते हैं, एक आता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसको मैंने पीआर कर दिया और इसको मैंने खाली पी छोड़ दिया, प्रेसिडेंट को पीआर कर दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो हम ये पढ़ेंगे, प्रेसिडेंशियल को हम साथ में डिस्कस करेंगे फैक्ट्स के साथ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या फीचर है, सिर्फ वो समझेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक तो डुअल हेड होते हैं, यहाँ पे सिंगल हेड होता है, यानी कि एक ही हेड होगा सिंगल, जो कि कौन होगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे डुअल हेड होता है, एक नॉमिनल हेड होता है और एक होता है रियल हेड। तो जो नॉमिनल हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट, और जो रियल हेड होता है वो होता है पीएम, ठीक है।
ठीक है। अब पहला तो ये फीचर हो गया इसमें। सेकंड में यहां पर क्या होता है ये याद रखना, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा यहां पर क्या होता है कि हमें पढ़ना होता है कि जो हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में, कि डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि सरकार कौन बना रहे हैं, लोग। ठीक है। तो क्या ये डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? तो सबसे पहले देखते हैं प्रेसिडेंट के केस में। प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव मतलब जो लोगों ने सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूटिव मतलब जो काउंसिल है प्रेसिडेंट की। तो यहां पे याद रखना कि जो प्रेसिडेंट की काउंसिल होती है वो प्रेसिडेंट खुद सिलेक्ट करता है अपनी मर्जी से। तो ये लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। लेकिन इंडिया के केस में क्या होता है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव से ही जो है वो एग्जीक्यूटिव आती है। एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। तो यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। है, वो रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये दोनों, ये हो गया कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच में। और हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है वो लेजिस्लेटिव जो है यानी कि सरकार जो है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होती है। और जब हम ऐसा कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, तो उस केस में हम यहां पर कहते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। यहां पर जो हम प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं वो है कि लिमिटेड गवर्नमेंट। ये जो है वो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा कंसेप्ट, इसको जो है वो आप अपने माइंड में जो है वो हमेशा रख सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो फीचर्स होंगे उन्हें हम जो है वो सर आपकी वॉइस जल्दी कवर चली गई करेंगे। थी एक यहाँ पे, पीएम जब आपने बताया ना एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू